आप सभी का स्वागत है एजुकेशन अधिकारी चैनल में। आज से हम लोग एसएससी एमटीआई जिसकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है उसके जीके सेक्शन के लिए आज से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगता है कंटेंट तो कंटेंट को शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम एसएससी एमटीआई 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच स्टेट इज़ रिच इन जूट। क्या विच स्टेट इज रिच इन जूट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। हमको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक था वेस्ट बंगाल, एक तमिलनाडु, एक केरला और एक उड़ीसा। तो आप सभी को पता होगा इसका जो आंसर है, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। आप लोग भी बोलते रहे, क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल। अच्छा, जूट के बारे में और कुछ बातें देखते हैं। जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। अच्छा, वेस्ट बंगाल के बारे में देख लो। वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम क्या है? ममता बनर्जी। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ममता बनर्जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। ठीक, इससे पहले कौन थे? इससे पहले वहाँ के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, जो अभी कौन है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। और भारत के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद और भी स्टेट जो हमको इसमें दिए थे, ऑप्शंस में दिए थे, उनके भी सीएम वगैरह देख लेते हैं। अब आप लोग बताइए तमिलनाडु का सीएम कौन है? अभी तमिलनाडु में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चालू है कि वहाँ से बिहारियों को मार के भगाया जा रहा है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कंट्रोवर्सी है। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? इसका नाम है M.K. स्टालिन। क्या नाम है? M.K. स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि। क्या नाम है भाई? R.N. रवि। जोर से बोलते रहो, रिपीट करते रहो, R.N. रवि। उसके बाद केरला के सीएम का नाम क्या है? P. पिनराई विजयन। क्या नाम है? P. पिनराई विजयन। क्या नाम है? पिनराई विजयन इनको भी बोलते हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही बढ़िया स्कॉलर हैं। उसके बाद में उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है S.C. जमीर। ठीक, तो देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और अगर आपको ये सब पॉइंट्स याद रहेगा तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। एग्ज़ाम में आप अगर सिर्फ रट्टा मार के जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने का अप्रोच क्या है कि उस क्वेश्चन के डीप तक जाना। इस बार इस टॉपिक से पूछा, अगले बार किसी और टॉपिक से पूछ लेगा। जैसे यहाँ पूछा रिच इन जूट, अगले बार पूछ सकता है कि भाई चावल में सबसे ज़्यादा कौन है, पूछ लेगा दाल में सबसे ज़्यादा कौन है, या फिर कोई मिनरल का नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा? जूट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? ये करता है वेस्ट बंगाल। ठीक, जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। ममता बनर्जी कौन है? वेस्ट बंगाल की सीएम। और वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है? सीवी आनंद मोहन बोस। इससे पहले गवर्नर कौन थे? जगदीप धनखड़। वो अब कौन है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट। तमिलनाडु का सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? R.N. रवि। केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ठीक, और गवर्नर कौन है वहाँ का? आरिफ मोहम्मद खान। और आपका क्या नाम है? उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर कौन है? S.C. जमीर। याद रहेगा, भूलना नहीं है। यहाँ पे पढ़ने के बाद जब आप घर जाते हैं तो इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए।
जितने बार रिवीजन करेंगे एक क्वेश्चन को वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से आपका पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोलता है, पाक स्टेट के बारे में पूछा था। क्या पूछा था? PALK, पाक स्टेट। बोलता है क्वेश्चन कि पाक स्टेट से कौन से दो देश को जोड़ा जाता है? क्या? पाक स्टेट से कौन से दो देशों को जोड़ा जाता है? तो कौन से दो देश? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रीलंका एंड इंडिया। क्या? श्रीलंका और इंडिया। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे आपको श्रीलंका ऐसे करके दिखता है, तो ये जो है ये चीज़, ये इसे हम क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। क्या बोलते हैं भाई इसको? पाक स्टेट। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय पाक स्टेट? आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया एंड श्रीलंका। या इसी को हम और नाम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। तो या तो गल्फ ऑफ मन्नार से या तो पाक स्टेट से भारत और श्रीलंका को जोड़ा जाता है। हम और भी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अब आप लोग बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन सा लाइन जोड़ता है, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था उस समय थे सर सिरिल रेडक्लिफ, इसने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का डिसीजन लिया था। तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या हो गया? रेडक्लिफ। पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। मैं आपसे पूछूं इंडिया और चाइना के बारे में बताइए। क्या? इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना को कौन जोड़ता है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन। क्या? मैकमोहन लाइन। कैसे याद रखना है? मैक चाइना का है, मोहन भारत का है। मैक चाइना का है, मोहन भारत का है, दोनों में पड़ता नहीं है। भारत, जैसे हमारा जो भारत है ये वाला भाग, और ये वाला भाग पूरा चाइना का है, ये जो बीच में लाइन है तो क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। लेकिन चाइना बॉर्डर कभी मानता है ही नहीं। चाइना बोलता है पूरा दुनिया मेरा है, भारत मेरा है, नेपाल मेरा है ना, सब कुछ उसी का है। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले स्टेट को क्या बोलते हैं? पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार। पहला बात क्लियर हो गया। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ठीक। उसके बाद में और आपसे पूछूंगा कि इंग्लैंड और फ्रांस, क्या? इंग्लैंड और फ्रांस को कौन अलग करता है? किसको? इंग्लैंड एंड फ्रांस। बताओ, इंग्लैंड और फ्रांस को कौन अलग करता है? इसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। क्लियर हो रहा है क्या? हमने पढ़ा पाक स्टेट किसको किसको अलग करता है? इंडिया और श्रीलंका को आपका पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार अलग करता है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। मैक कहाँ का? चाइना का। और मोहन कहाँ का? इंडिया का। दोनों में पड़ता नहीं है। इस प्रकार से इसको याद रखना है। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन अलग कर देता है? इंग्लिश चैनल। जब हम ये पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे, तब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। आज हम क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोला था कि किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में क्या मिनरल मिलता है। ठीक। तो एगो पूछा था हजारीबाग। क्या पूछा था? हजारीबाग कहाँ पर है भाई? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा माइका। क्या मिलता है? माइका। उसके बाद पूछा था नेवेली। क्या पूछा था? नेवेली। नेवेली में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है भाई? लिग्नाइट। क्या मिलता है? लिग्नाइट। बोलते रहो। उसके बाद
झरिया, क्या? झरिया। झरिया में क्या मिलता है? कोयला। कौन सा वाला कोयला? कोक कोल। कौन सा वाला? कोक कोल। और उसके बाद क्या? राउर केला। आप लोग ये नाम सुने होंगे, क्या? राउर केला। कहाँ पर राउर केला? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ पे क्या मिलता है? आयरन ओर। क्या मिलता है? आयरन ओर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। हजारीबाग में माइका, नेवेली में लिग्नाइट, झरिया में कोक कोयल, राउरकोला में आयरन और। भूलना नहीं है, घर पे जाके इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको आराम से 2 बार 3 बार वीडियो अगर देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हजारीबाग में माइका, नेवेली में लिग्नाइट, झरिया में कोक कोल और राउरकेला में आयरन और। भूलना नहीं है। सीधा एसएससी अपने क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। एसएससी की जो आदत है वो अपने क्वेश्चंस को बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। क्या पता आपके एग्जाम में वापस आ जाए। 2011 में पूछा था, अभी 2023 में होने वाला है इसका पेपर। ठीक, आगे बढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट, क्या? मिनिमम परसेंटेज ऑफ, क्या पूछा? वोट्स। मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट टू अ पार्टी टू बिकम, क्या? रजिस्टर्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? रजिस्टर्ड पार्टी। इसका मतलब कि एक अगर पार्टी है, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बीएस, हमारे देश में तो बहुत सारी पार्टी है। तो कोई अगर पार्टी है उसको रजिस्टर्ड पार्टी बनना है, क्या बनना है? रजिस्टर्ड पार्टी बनना है। तो उसको कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए किसी भी इलेक्शन में? ठीक है, तो कितना मिलना चाहिए भाई? क्या है इसका आंसर? कम से कम 2% वोट अगर उसको मिलेगा तब जाके वो क्या बनेगी? रजिस्टर्ड पार्टी बनेगी। नहीं तो, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में 10 सीट है या फिर 10 लोग वोट दे रहे हैं, तो उसमें से कम 2 वोट इसको मिलना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगी? रजिस्टर्ड पार्टी बनेगी। ठीक है, और अगर नेशनल पार्टी बनना है तब कितना? 2% वोट। ये जो 2% वोट है ये कम से कम कितने जगह पे? 3 स्टेट में। कहाँ पे? 3 स्टेट में कम से कम उनको 2% वोट मिलना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र में लड़े, 2% मिला। आप जो है गुजरात में लड़े, 2% मिला। आप जो है बिहार में लड़ गए, 2% मिल गया, तो आप क्या बन जाएंगे? रजिस्टर्ड पार्टी। आपका कहीं ना कहीं स्थान है। नहीं तो बगलोल गया लड़ने के लिए हैं और उसको घर के 2 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? वो रजिस्टर्ड पार्टी होगा? नहीं होगा, वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात आता है, अगर किसी को नेशनल पार्टी बनना है, क्या? नेशनल पार्टी बनना है। नेशनल पार्टी मतलब क्या? देखो, पार्टियों के कुछ प्रकार होते हैं। एक होती है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी का मतलब होता है जो पार्टी एक रीजन में फेमस है। क्या? जो पार्टी एक रीजन में, जैसे जेडीयू का नाम लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। ये पार्टी कहाँ फेमस है? बिहार में। जैसे अभी नागालैंड का चुनाव हुआ था, वहाँ पे एक पार्टी एनडीपीपी पार्टी, कहाँ कहाँ फेमस है? नागालैंड में। तुमने वो सुना है क्या उसका नाम बाहर में? नहीं सुना है। तो उसको बोलते हैं रीजनल पार्टी। एक होती है स्टेट पार्टी। स्टेट मतलब पूरे एक स्टेट में उसको जानते हैं। ठीक, जैसे शिवसेना, महाराष्ट्र में उसको लोग जानते हैं ना। ठीक, एक होती है नेशनल पार्टी, जैसे उसको उसके स्टेट में तो जानते ही हैं, साथ में पूरे देश में जानते हैं। जैसे बीजेपी। बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर जाएगी वहाँ के लोग भी पहचानते हैं। बीजेपी नागालैंड जाएगी वहाँ के लोग भी पहचानते हैं। कांग्रेस क्या है? नेशनल पार्टी। समझे? अगर नेशनल पार्टी बनना है तब कितना वोट चाहिए? तब चाहिए आपको 6% वोट। कितना? 6%। कहाँ पे? इन 4 स्टेट। कहाँ भाई? 4 स्टेट में आपको कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं मिलेगा तो आप नेशनल पार्टी नहीं बन पाएंगे। अब अगर मैं पूछूं कि नेशनल पार्टी कौन कौन है, पता है तुम लोगों को? नेशनल पार्टी कौन कौन है?
ये वाला क्लियर हो गया, समझ गया। अब क्या देखना है हमको, नेशनल पार्टी कौन कौन सा है। क्वेश्चन आता है सीधा कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्टी नहीं है, बताओ नेशनल पार्टी कौन सा है। पहले तो बीजेपी, तो तुमको याद आता है बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, कोई दो राय नहीं है भाइयों बहनों वाले, ठीक है। उसके बाद कौन, कांग्रेस, कांग्रेस क्या है, नेशनल पार्टी है, अभी अपोजिशन में भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। कांग्रेस कौन है, देखिए भैया वाली पार्टी। ये कौन है, भाइयों बहनों वाली पार्टी, ये देखिए भैया वाली पार्टी, नेशनल पार्टी है। तो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। उसके बाद कौन है भाई, टीएमसी, आपने एक नाम सुना होगा, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी हेड कौन है, ममता बनर्जी, ममता दीदी, कौन है इसकी हेड है, ममता बनर्जी। उसके बाद कौन, सीपीआई, क्या फुल फॉर्म है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कौन है ये, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और कौन, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है लेकिन ये मार्क्स वाले हैं, कौन है, मार्क्स एक बहुत बड़े नेता थे, उनको मानने वाले लोग हैं ये सीपीएम वाले। कांग्रेस हो गया। उसके बाद एनसीपी, एनसीपी का नाम सुने हो, इसके मुखिया है शरद पवार, कौन है, शरद पवार, जो महाराष्ट्र की पार्टी है। उसके बाद कौन है, एनपीपी, नेशनल पॉपुलर पार्टी, कौन, एनपीपी, ये कौन है, नेशनल पार्टीज हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले अगले इस पर चले, ठीक। तो कम से कम 2% वोट चाहिए उनको 3 स्टेट में, तो क्या बन जाएगी, रजिस्टर्ड पार्टी। उसके बाद में क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम इन इंडिया कैलकुलेटेड बाय, क्या भाई, नेशनल इनकम इन इंडिया कैलकुलेटेड फर्स्ट टाइम बाय। वो कौन व्यक्ति, देखो भारत क्या था उस समय, गुलाम था, ठीक। तो उस समय हमारे पास क्या कोई मशीन था, कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका था जिससे हम हमारे देश की इनकम कितनी है पता कर पाए। पहली बात तुम्हारे पास आएगा कि भाई नेशनल इनकम क्या, पहला जो अप्रोच आएगा आपका इस क्वेश्चन पे वो आएगा नेशनल इनकम का अर्थ क्या होता है। बताओ क्या होता है भाई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब तुम सीधी सीधी बात देखो, तुम घर से शुरू करो। हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ है, हमारे भाई हैं, मैं हूँ। हम चारों लोग मिलकर जितना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान के चलो मैं गेहूं की खेती करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं गेहूं की खेती करता हूँ, मैं वीट प्रोड्यूस करता हूँ, मेरा भाई राइस प्रोड्यूस करता है, क्या, मैं वीट प्रोड्यूस करता हूँ, मेरा भाई राइस प्रोड्यूस करता है, मेरा एक भाई सब्जी उगाता है, क्या उगाता है, सब्जी उगाता है, और मेरे पिताजी क्या करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो भी ये काम है। ये चारों जितना भी प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, एक तो गुड्स आएगा, गुड्स मतलब हो गया वस्तु, जैसे चौक, ये टी शर्ट, ये पैंट, ये सब क्या हुआ, गुड्स हुआ, वस्तु हुआ जिसको आप यूज़ करते हो। खाना हुआ, आपका धान हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब, ये क्या हो गया, गुड्स। और एक होता है सर्विसेज, सर्विसेज मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, सर्विस देता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला एक जगह दूसरी जगह लेके जाता है, सर्विस देता है। ये सब लोग मिलके जितना भी प्रोडक्शन कर लिए, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, इनका जब तुम पैसे के रूप में वैल्यू निकालोगे तो उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो पहली बार नेशनल इनकम को भारत में किसने गिना था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, दादा भाई
नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में और देख लो, इनको हम क्या बोलते थे? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन भाई? दादा भाई नौरोजी जो थे, इनको क्या बोलते थे? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। इनकी जो बुक थी, उनका उस बुक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने लिखा था? उनकी बुक थी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ब्रिटिशों ने कैसे भारत को लूट कर भारत को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया था। अच्छा, उस समय हमारे पास मशीनरी नहीं थी तो हम नहीं कर पाए। इसके बाद 1931 में, कब? 1931 में V.K.R.V. राव ने कहा था कि हम नेशनल इनकम को गिनेंगे और अच्छे तरीके से गिनेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। और जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद में 1949 में एक थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने कहा था कि हम इस प्रकार से नेशनल इनकम को गिनेंगे और आज तक हम उसी प्रकार से नेशनल इनकम को गिन रहे हैं। ये हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या? नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्लियर हुआ? नेशनल इनकम भारत में पहली बार किसने काउंट किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम क्या बोलते थे? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका हमारे स्वतंत्रता, हमारा जो फ्रीडम फाइटिंग हुआ था उसमें इनका क्या रोल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन क्या? इकोनॉमिक। अच्छा, मैं अगर पूछूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हो? आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास। जैसे आप किसे कहोगे कि वो आर्थिक रूप से विकास? जैसे कोई एक घर है, ठीक, उस घर में खाने के लिए अन्न की कमी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं है, उस घर में अच्छा टीवी है, ठीक, वहाँ पे वाईफाई लगा है, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, तो तुम क्या बोलोगे इस घर को? कि ये घर जो है आर्थिक रूप से बहुत ही विकसित है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो अगर आप किसी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है? 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेस। क्या? नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेस? जो आपको नेचर दिया है। जैसे तेल वाले जितने भी देश हैं ये अमीर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास नेचर ने इनको क्या दिया? तेल दिया है। वही तेल बेच बेच के इनके पास पैसा भरा पड़ा है, तो क्या है? अमीर है। दूसरा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे अभी क्या हुआ? होली हुई। क्या हुआ? होली हुई। आपके 10 गो दोस्त हैं, एक ग्रुप में जो दोस्त हैं वो सब भिखमंगे हैं। उनको पैसे मांगो, भाई चंदा तो 200 रुपए, कोई चंदा देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, और एक ग्रुप कैसा है? वहाँ पे 100 मांगा गया तो 200 रुपये दिया गया। ठीक, तो कैपिटल, क्या आपके देश के लोग कैपिटल देने के लिए तैयार हैं? हम जो पैसा जमा करते हैं, क्या हम एफडी करने के लिए तैयार हैं? वही एफडी का पैसा बैंक क्या करती है? कैपिटल के रूप में लोगों को देती है। ठीक, और तीसरा क्या? साइज ऑफ मार्केट। क्या भाई? साइज ऑफ मार्केट। आपका जो मार्केट है वो कितना बड़ा है। जैसे भारत को आज पूरी दुनिया क्यों पूछ रही है? क्योंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। दुनिया को पता है भारत के बिना, जैसे एप्पल का कोई भी नया वर्जन आता है सबसे पहले लॉन्च कहाँ कर रहा है? भारत में। क्यों? पता है कि जैसे ही भारत में लॉन्च होता है लोग उसको तुरंत खरीद लेते हैं। बात क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मनी सप्लाई। क्या? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है भाई? बताओ। मनी सप्लाई कंट्रोल्ड बाय। मनी सप्लाई मतलब पूरे देश में कितना पैसा देना है। क्या?
देश में कितना पैसा देना है, इसे बोलते हैं मनी सप्लाई। इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक बनना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनना चाहिए, ये सबसे पहले सिफारिश किसने किया था? सबसे पहले किया था हिल्टन एंड यंग कमेटी। किसने? हिल्टन एंड यंग कमेटी ने सबसे पहले क्या किया था? सिफारिश किया था कि हमें एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। कब किया था भाई? 1934। कब किया था? 1934 में हिल्टन एंड यंग कमेटी ने सिफारिश किया था कि भारत में एक आरबीआई होना चाहिए। अच्छा, आरबीआई ने काम करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935। कब से काम करना चालू किया? 1 अप्रैल 1935। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये भारत के पहले कौन थे? आरबीआई के गवर्नर। और अभी कौन है? शक्तिकांत दास। अभी कौन है भारत के गवर्नर आरबीआई के? शक्तिकांत दास। पहले कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। किस कमेटी ने बोला था आना चाहिए? हिल्टन एंड यंग कमेटी। कब बोला था? 1935 से। आरबीआई ने अपना काम कब चालू किया? 1 अप्रैल 1935 से काम करना चालू किया। ठीक है क्या? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इस एग्जाम में कि भाई WTO का हेडक्वार्टर बताइए। क्या? हेडक्वार्टर ऑफ WTO। अच्छा, पहले समझो WTO होता क्या है। जैसे मान के चलो आपको दूसरे देश में क्या करना है? बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। तो दूसरे देश का तो आपको कुछ मालूम नहीं है। मान लीजिए दूसरे देश में आपने कोई सामान भेजा, लेकिन वो लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत दिन से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो भारत में मैंने किसी को सामान बेचा और वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा, क्या करूँगा? पुलिस के पास जाऊँगा। क्या? पुलिस के पास जाऊँगा। पुलिस उससे पैसा ले लेगी, अब मेरा पैसा नहीं देगी वापस। ठीक, ये हमारी पुलिस। लेकिन अगर विदेश में ऐसा होता है तब क्या होगा? तो पहले ये जो था इसका नाम था गैट। क्या नाम था भाई? गैट। GATT गैट। इसका जो फुल फॉर्म था वो था जनरल, क्या? जनरल अग्रीमेंट। जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। कि भाई आप मुझे कितने में बेचेंगे और कैसे कैसे मेरे साथ व्यापार करेंगे, उसको बोलते थे गैट। लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। बदल के नाम क्या आ गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, कब बन गया ये बन गया 1 जनवरी 1995। कब बन गया भाई? 1 जनवरी 1995। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। अच्छा, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है भाई? स्विट्जरलैंड। जेनेवा में। आपको जब हम ये इसको डिटेल पढ़ेंगे कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर में। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर में। तो क्या करेंगे? बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? राइस बाउल ऑफ इंडिया। क्या? राइस बाउल ऑफ इंडिया मतलब भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होता है? क्या? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहाँ होता है भाई? आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? ईस्ट गोदावरी रीजन में। क्या? ईस्ट गोदावरी रीजन। आपको पता है कि चावल के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? पानी
और जहाँ गोदावरी नदी होगी, पानी बहुत सारा होगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में देख लो। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ। क्वेश्चन पूछ सकता है। एक का नाम है कुरनूल। क्या? कुरनूल। एक का नाम क्या है? हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। और तीसरा कौन सी है? अमरावती। तीसरा क्या है? अमरावती। कितने कैपिटल हैं? 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। क्या? जगन मोहन रेड्डी। ये कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर, सॉरी सीएम है। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। क्या नाम है? एस अब्दुल नज़ीर। कौन है ये? आंध्र प्रदेश के गवर्नर। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हुए? जगन मोहन रेड्डी। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब क्वेश्चन आया था साइंस से। क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? इमूवेबल। क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। सेल, सेल का मतलब मालूम है? सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर आपको शुरू होना है तो आपको शुरू कौन करेगा? आपको शुरू करेगा सेल। कौन शुरू करेगा? सेल। तो सेल हो गया फंडामेंटल लाइफ। अच्छा, इमूवेबल मतलब क्या? जैसे मेरा ये शरीर है, मेरे शरीर में से मेरा कोई हाथ काट के ले जा सकता है, आंत काट सकता है, लीवर निकाल सकता है, किडनी निकाल सकता है। वो रन वाला याद है? चोट लगा था सर पे, किडनी निकाल लिया। ठीक, किडनी निकाल सकता है, पैर निकाल सकता है। लेकिन क्या मेरी बुद्धि निकाल सकता है मेरे से? नहीं, नॉट पॉसिबल। वैसे ही सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है भाई? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए और आरएनए। अभी जो कोरोना आया था, क्या आया था? कोरोना आया था। कोरोना के अंदर क्या होता है? आरएनए। क्या? आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ट्रांसफर नहीं होते। फिर एक क्वेश्चन पूछा था इसके बाद में कि वाटर फ्रॉम सॉइल। मान लीजिए ये आपका क्या है? मट्टी है। ठीक, यहाँ पे क्या लगा है? ऐसे लगे इसका रूट होगा ना पेड़ का। पेड़ का रूट जो होता है, ऐसे रूट का जो हेयर है, रूट के हेयर में पानी कैसे जाता है? रूट के हेयर में पानी जो है वो कैसे चले जाता है? बताइए, इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा कैपिलियरी प्रेशर। कौन सा? कैपिलियरी प्रेशर के द्वारा रूट हेयर जो होता है उसमें पानी चले जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि पीर। क्या? पीर इन सूफी ट्रेडिशन। कौन सा भाई? पीर इन सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन में पीर किसको बोलते हैं? तो पीर किसको बोलते हैं? गुरु ऑफ सूफी। क्या? सूफियों के जो गुरु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पीर। और कौन सा एक मुगल शासक था जिसको पीर बोलते थे? पता है? कौन सा मुगल राजा था जिसको पीर बोलते थे? उसका नाम था औरंगजेब। इसको बोलते थे जिंदा पीर। क्या बोलते थे? जिंदा पीर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन अगली बार पूछ लेगा कि हु वाज कॉल्ड एज जिंदा पीर। कौन था भाई? औरंगजेब को क्या बोलते थे आप? जिंदा
पिए। क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था खालसा पंथ। कौन सा क्वेश्चन था? खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ को गुरु गोविंद सिंह शुरू किए थे, लेकिन कब शुरू किए थे? ठीक, तो देख लो, खालसा का मतलब होता है प्योर। ठीक, और ये किस धर्म की बात कर रहे हैं हम? सिख धर्म की बात कर रहे हैं। सिख धर्म दुनिया का ऐसा पहला धर्म है जो किसी को भी भूखा नहीं मरने देता है। इनके यहाँ लंगर चलते हैं, आप जाइए, जितना खाना है आप आराम से वहाँ पे खा सकते हैं। आपकी आस्था है तो आप वहाँ सेवा दीजिए, नहीं आस्था है तो सेवा मत दीजिए। कौन सा धर्म है? सिख धर्म। सिख धर्म में कौन सा पंथ है? खालसा। इसकी स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। क्या? गुरु गोविंद सिंह। कितने गुरु थे ये 10th गुरु थे। कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। कब शुरू किया था इन्होंने इसकी स्थापना? 30 मार्च। कब? 30 मार्च 1699। कब? 30 मार्च 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, जो सिख धर्म का एक पंथ है जिसका मतलब होता है प्योर, बिल्कुल साफ सुथरे लोग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। हम ऐसे ही क्वेश्चन वाइज इसको आगे लेकर के जाएंगे, और एक क्वेश्चन में मैं आपसे करीब करीब 4-5 क्वेश्चन और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे अगर आप 15 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन का मज़ा आ जाता है। ठीक, मेरा प्रयास अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जितना हो उतना शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।